नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम पॉलिटी की रिवीजन क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है संसद अर्थात पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऐसा टॉपिक है जो जिसमें कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से आज रिवीजन करेंगे और इससे संबंधित जितने भी लगभग 100-150 क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको इस पीडीएफ में शामिल किया गया है। तो इसके ज़रिए हम इसको रिवीजन करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं, प्रमुख फैक्टरों को देखते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस क्लासेस में हम बहुत कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक मनी बिल को जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है होगा। और जबकि ये डिसाइड करने का जो कार्य करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या कि नहीं है, ये करते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन लेटर किसे सौंपते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जबकि जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अपना जो त्यागपत्र होता है वो अध्यक्ष को सौंपते हैं। तो दोनों लोग क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो जो लोकसभा की सीटों में राज्यों के मध्य आवंटन है वो किया गया है वर्ष 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जा चुका है। और वर्तमान में भी वही आवंटन अभी चल रहा है। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए अभी यथावत रहेगा। 2026 के बाद जो पुनर्जनगणना होगी उसके बाद लोकसभा की सीटों का पुनः से आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर हैं वो लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्षों का जो चुनाव होता है तो लोकसभा के जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा अपने अध्यक्ष का चयन किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। तो राज्यसभा की जो एकांतिक शक्ति है, मतलब जो राज्यसभा का एकाधिकार है, उस एकांतिक शक्ति जिसमें सिर्फ राज्यसभा ही इसका प्रयोग कर सकती है, तो वो अनुच्छेद है 249 अनुच्छेद जो है वो राज्यसभा का एकांतिक शक्ति इसमें प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान हैं। तो संविधान की जो चौथी अनुसूची है इसमें राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन किया गया है उससे संबंधित है, जबकि तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है। पहली अनुसूची जो है वो राज्य व केंद्र से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो 552 तक हो सकती है, जबकि वर्तमान में 545 जो है वर्तमान में इसकी संख्या है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है। तो वो है अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति अर्थात कोरम जो है वो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। गणपूर्ति कोरम से मतलब है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा में 1/10 सदस्य कुल सदस्यों का 1/10 संख्या अगर उपस्थित है तो उसे कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। अगर 1/10 सदस्य संख्या नहीं है तो उस समय गणपूर्ति न होने के कारण जो सभा की कार्रवाई है उसे स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए उन्हें 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित है। एक उम्र और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्र है वो है 35।
तो लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की जो निर्धारित अधिकतम संख्या है वो है 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो संसद का जो राज्यसभा सदन का जो राज्यसभा है, राज्यसभा में उनके जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष बनते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 253, 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, विधि निर्माण करने के लिए संसद को क्या है, शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष कब तक यथावत रहेगा? तो इसके लिए समय निर्धारित किया गया वर्ष 2026। 2026 के बाद क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं इनका पुनर्आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ कुछ अनुच्छेदों की लिस्ट दी गई है, इनको याद कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा में की दृष्टि से है, क्योंकि अनुच्छेद ही ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना रहती है और यही प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पहला है कि 79 अनुच्छेद 79 जो है वे किससे संबंधित है? तो यह संसद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 80 जो है, अनुच्छेद 80 जो है यह राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा की संरचना से संबंधित है। तो तीन सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, 79 संसद के गठन से संबंधित, 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, 81 यह लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अब आ जाता है अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 जो है वो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाएगा, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 83 जो आता है तो संसद के सदनों की जो अवधि है, जैसे कि लोकसभा के सदनों की जो अवधि है 5 वर्ष की, जबकि राज्यसभा के जो सदन की अवधि होती है वो 6 वर्ष की होती है। तो संसद के सदनों की अवधि जो है उसका वर्णन किसमें है? 83 में है। जबकि 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, संसद के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 84 के अंतर्गत। अब आता है नेक्स्ट 85 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप याद ही रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 जो है ये है राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार है। राष्ट्रपति सदन को संबोधित करेंगे और कोई भी संदेश जो है वो सदन को अपना देंगे, इसके लिए अनुच्छेद में वर्णन किया गया है 86 में। 87 जो है इसमें भी राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें विशेष अभिभाषण, विशेष संबोधन के लिए जो प्रावधान किया गया है वो 87 के अंतर्गत किया गया है। 88 नंबर का जो आर्टिकल है वो उसमें संसद के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार सम्मिलित किए गए हैं। तब मंत्रियों और महान्यायवादी के जो अधिकार हैं वो किसमें हैं? तो अनुच्छेद 88 में प्रदान किए गए हैं। 89 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति जो होंगे वो अनुच्छेद 89 के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 89 से लेकर 92 तक अनुच्छेद 4 इसमें राज्यसभा से संबंधित होंगे और फिर जो 93 से 96 तक होंगे वो लोकसभा से संबंधित होंगे। तो पहले इनको देख लेते हैं राज्यसभा से। तो अनुच्छेद 89 जो है वो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के बारे में दिया गया है कि राज्यसभा का सभापति होगा और उपसभापति होंगे। और अनुच्छेद जो 90 होगा, अनुच्छेद 90 में कहा गया है राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्त
त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 90 में किया गया है। और अनुच्छेद 91 91 में यह है कि सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो अगर किसी कारणवश सभापति जो है उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके जो कार्यों का निर्वहन है वो उपसभापति करेंगे या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 91 में। 92 यह कहता है कि जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाए जाने का कोई भी संकल्प उन पर विचाराधीन होगा तो वो उस समय क्या है, अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। इसका वर्णन किया गया है 92 में। तो 89 से 92 तक है जो राज्यसभा के सभापति से संबंधित है। अब जब 93 से और 96 के बीच का आएगा वो संबंधित होंगे लोकसभा के अध्यक्ष। तो सेम टू सेम वही प्रावधान है जैसा कि वो 89 से 92 तक था, वैसे ही 93 से लेकर 96 तक में इनका वर्णन है। तो 93 में यह कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। और 94 जो होगा इसमें लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद रिक्त त्यागपत्र या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान जो हैं अनुच्छेद 94 94 के तहत हैं। 95 क्या कहता है? 95 यह कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के द्वारा लोकसभा की कार्यवाही का जो है संचालन किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 96 जो है, आर्टिकल नंबर 96 ये कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जब पद से हटाए जाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन होगा तो उस समय क्या है, उनको अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे, वो पीठासीन नहीं हो पाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं पॉइंट 97 नंबर, जो सभापति उपसभापति राज्यसभा के सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के, इनके जो वेतन भत्तों का वर्णन है वो किया गया है 97 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है 98 नंबर का अनुच्छेद। 98 अनुच्छेद में किया गया है संसद के सचिवालय का वर्णन है। अनुच्छेद 99 आता है। अनुच्छेद 99 के तहत सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान, जो भी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनके सदस्यों के शपथ और या प्रतिज्ञान जो है उनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 99 में। अब आ जाता है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। तो अनुच्छेद 100 में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो गणपूर्ति होनी चाहिए, कोरम की संख्या 1/10 निर्धारित की गई है, उसका वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 101 101 में है स्थानों या रिक्त का होना। और अनुच्छेद 102 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, फिर भी इनको हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 102 जो है संसद की सदस्यता के लिए निर्धारताएं क्या क्या हैं दी गई हैं, इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 103 103 जो है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 104 जिसमें कहा गया है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहत न होते अथवा निर्धारित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 में जो शपथ या प्रतिज्ञान के लिए कोई व्यक्ति शपथ नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है और सदन में न बैठने के लिए प्रावधान किया गया है वो है 104। नेक्स्ट आते हैं अगली स्लाइड में, जिसमें इसमें थोड़े से अक्षर ब्लर दिख रहे हैं लेकिन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं तो आप याद कर पाएंगे। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई है? तो वो संविधान संशोधन है 31वां संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो 525 थी उसे बढ़ाकर 545 कर दी गई है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा संसद को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल का ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई हैं? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों के जो सीटें आरक्षित हैं वो आरक्षित है मध्य प्रदेश में, जहां 6 सीटें आरक्षित हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है अनुसूचित जनजातियों की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा का कार्यकाल आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
तो जब भी आपातकाल की घोषणा होगी उस दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय 2 एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत कर सकते हैं? तो ये प्रावधान पहले था, वर्तमान में इसे 2019 में जो है इसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। इसमें क्या होता था कि 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में इस प्रावधान को क्या है, खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 ईयर्स। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो है 545 संख्या वर्तमान में लोकसभा में है। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो भारत के राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। वहीं से क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं, जहां कुल 80 सीटें हैं। इसके बाद जो है सर्वाधिक सीटें 48 हैं, वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता। लोकसभा का क्या होता है कि 5 साल के बाद विघटन हो जाता है, जबकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। इसका कोई विघटन नहीं होता। इसके प्रत्येक सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है लद्दाख। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो होता है वो राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, उनसे संबंधित व्यय जो है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्ते क्या हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके अलावा ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है वो भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन जो होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। जबकि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते होंगे वो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो पेंशन होंगे वो भारत की संचित निधि से भारित किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के जो वेतन भत्ते हैं वो भी भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित करने की घोषणा की जाए वो सभी क्या होंगे, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। नेक्स्ट अब आते हैं परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है वो है उन्नाव। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव होता है 25 अक्टूबर 1951 के 21 फरवरी 1952 के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा के अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा के सभी सदस्य जो है बहुमत से एक संकल्प पारित करें कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाना है तो उनको उस कार्यकाल से समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम 2 सत्र, 2 सेशन अवश्य ही बुलाए जाते हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो बिहार में जो सीटें आवंटित हैं वो कुल आवंटित हैं कितनी, 40, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ देने पर भी कितनी सीटों की संख्या आवंटित हो जाती है? तो वो हो जाती है छत्तीसगढ़ में 11 और मध्य प्रदेश में हो जाती है 29। तो 11 + 29 मिलाकर भी क्या होता है, 40 हो जाता है योग। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य का
कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनके कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष के लिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा उनके कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाना है। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इनको क्या है, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर के रूप में होते हैं उस समय उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा उनका प्रमुख कार्य यही होता है कि जो भी नवनिर्वाचित सदस्य लोकसभा में आए हैं उन सदस्यों को क्या है, शपथ दिलाना। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं? तो किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में जब मत क्या हो, बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो जो प्रकलन समिति होती है वो 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है राज्य की विधानसभाओं द्वारा किए जाते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से मिलाकर कुल 15 + 10, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से कुल 25 सदस्य हुआ करते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक जो होंगे मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट प्रथम अभिनेत्री का नाम है नरगिस दत्त, जो वर्ष 1980 से 1986 के मध्य राज्यसभा की सदस्य रही हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली वो हैं मीरा कुमारी, जो कि 2009 से 2014 के बीच भारत के लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना, अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो कोई भी विधेयक राज्य विधानसभा में कोई अगर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वह बिना राज्यपाल की संस्तुति के प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जबकि कोई देश का विधेयक है वो बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया? तो वो पहले ही अध्यक्ष थे, वो हैं जे.बी. मावलंकर। जे.बी. मावलंकर को प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो संविधान है वो सर्वोच्च होता है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो हैं वो संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं, धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित हो सकता है? तो धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, उसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो धन विधेयक के मामले में शक्ति प्राप्त है वो लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा सिर्फ उसमें अपनी सलाह दे सकती है और 14 दिनों तक सिर्फ रोक कर रख सकती है, इससे ज़्यादा राज्यसभा को शक्ति प्राप्त नहीं है धन विधेयक के मामले में। धन विधेयक
राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो अगर संसद में प्रस्तुत करना है तो लोकसभा में, और अगर राज्य में देखा जाए तो विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो बजट की जो रूपरेखा है वो तैयार करता है आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा बजट की रूपरेखा जो है वो तैयार की जाती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? वो होता है भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो जो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले का समय होता है उसी समय प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा यह किया जाएगा। तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अगर कोई भी धन संचित निधि से निकालना है तो उसके लिए संसद का अनुमोदन क्या है? अनिवार्य होना चाहिए। लेखानुदान बोर्ड ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो लेखानुदान निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की क्या है? अनुमति प्रदान करता है। यहाँ पर कुछ साधारण विधेयक और धन विधेयक की जो है वो डिफरेंस के बारे में दिया गया है, दोनों की मध्य तुलना करके दी गई है। तो इनको हम थोड़ा सा छोटा करके लेते हैं जिससे कि पूरा दिखाई पड़ जाए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसे जो साधारण विधेयक होता है इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को क्या है? इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक के मामले में यह केवल क्या है? मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। साधारण विधेयक इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व, कोई साधारण विधेयक है उसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि धन विधेयक को जब भी कोई धन विधेयक प्रस्तुत करना होगा उससे पूर्व क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी अनिवार्य है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। कोई भी साधारण विधेयक है इस पर राज्यसभा को भी और लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है, जबकि धन विधेयक के मामले में क्या है? राज्यसभा को बहुत कम शक्ति प्राप्त है, वो सिर्फ सलाह दे सकती है। तो उसमें क्या है? उसके सलाह को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर पाती है राज्यसभा। नेक्स्ट आ जाता है कि साधारण विधेयक के जो है राज्यसभा में अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है, जबकि धन विधेयक जो होते हैं इनको केवल 14 दिनों के लिए 14 डेज के लिए धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है, जबकि साधारण विधेयक को ये 6 महीने तक रोक सकती है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। साधारण विधेयक में दोनों सदनों में असहमत की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान साधारण विधेयक के मामले में है, जबकि धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक जो है लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। अगर कोई भी साधारण विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है, अस्वीकृत हो जाता है, तो ऐसे में जब मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो ऐसे में क्या है? सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, जबकि धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि साधारण विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है या पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। अगर कोई भी साधारण विधेयक है उसे राष्ट्रपति स्वीकृत भी कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं, जबकि जो धन विधेयक होता है इसमें राष्ट्रपति स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं कर सकते, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते, इसको स्वीकृत करना ही अनिवार्य होता है। तो
संसद से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आज की क्लास में उन सभी को हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।